होना चाहिए कि जब हम लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट्स की बात करते हैं तो एग्जैक्टली कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं करते हैं, न लैटिट्यूडनल लाइन न लॉन्गिट्यूडनल लाइन। ये एक हमारे द्वारा मनगढ़ंत लाइंस अर्थ पे बनाई गई हैं, जिसका इस्तेमाल हम कई रूप में करते हैं। उसका इस्तेमाल हम डिफरेंट जोन में अर्थ को डिवाइड करने में करते हैं। उसका इस्तेमाल हम टाइम पता करने में करते हैं। उसका इस्तेमाल हम जो है डिफरेंट टाइम जोन को बनाने में करते हैं। उन्हीं इमेजिनरी लाइंस का इस्तेमाल हम लोकेशन पता करने में करते हैं। तो उसका इस्तेमाल तो बहुत कुछ है, बट वो लाइंस एग्जैक्टली एग्जिस्ट नहीं करती। जैसे कि एग्जांपल आप ले सकते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, जो कि इंडिया को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करती है। लेकिन जहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की बात की जा रही है, आप अगर वहाँ जा करके विजिट करेंगे और देखेंगे तो वहाँ पर आपको कोई भी लाइन देखने को नहीं मिलेगी। वहाँ पे कोई भी लाइन नहीं है जो आपको इंडिया को 2 हिस्सों में विभाजित कर रही है, ठीक है। इंडिया ऑफ द एंशंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, सबसे पुरानी सभ्यता है भारत में। इट हैज़, क्योंकि देखिए आप हड़प्पन की जब बात की, आपने क्लास 8 क्लास 7 में पढ़ा था हड़प्पन सिविलाइजेशन, एनसीईआरटी बुक में चैप्टर 3 है, ठीक है, चैप्टर 2 या 3 है, हाँ, हिस्ट्री में। तो उसमें आपने पढ़ा था हड़प्पन सिविलाइजेशन। तो सबसे पुरानी सभ्यता अभी तक डिस्कवर की गई वो हड़प्पन थी, ठीक है, वो भी इंडिया में ही, क्लियर। तो सबसे पुरानी सिविलाइजेशन है पूरे विश्व में, भारत में जो सिविलाइजेशन सबसे पहले से लोग यहाँ रहने लगे। इट हैज़ अचीव्ड मल्टी फेटेस्ट सोशल इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 डेकेड्स। यहाँ पे सामाजिक बदलाव भी आए, जहाँ पर हमारा देश एक तरह से पिछड़ा था, पिछड़ी विचारधाराओं को मानता था, चाहे वो कि हाँ लड़कियाँ नहीं पढ़ेंगी, लड़कियाँ घर से नहीं बाहर निकलेंगी, लड़कियों को बाहर पढ़ने अलाउड नहीं था। आज आप लोग पढ़ रहे हैं, वही भारत है, समाज बदला, ठीक है। सामाजिक रूप से बहुत सारे परिवर्तन आए। हम अगर गिनाने बैठ जाएंगे तो हो सकता है कि आज का पूरा लेक्चर सिर्फ समाज के में बदलाव पे ही खाली डिस्कशन खत्म हो जाए। फिर आर्थिक रूप में बदलाव आया। आप एग्जाम्पल ले लीजिए, अगर आपने, मैं खुद अपना एग्जाम्पल बताता हूँ कि मैं एक समय था कि अगर कोई किसी के पास 1 लाख रुपीज़ हो जाए तो इट इज़ वेरी बेस्ट थिंग, a best dream for a person having 1 लाख रुपीज़ in his hand। और आज क्या है, 1 लाख रुपीज़ की कीमत क्या हो गई? सब लोगों के पास आज है, पैसे हैं। लगभग अगर कोई कितना भी कम कमाता है तो लगभग 1 लाख रुपए तो उसके पास कलेक्ट करना विद इन अ ईयर, इट इज़ नॉट अ बिग डील, ठीक है। अब कई कमियां भी हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन पिछले 5 दशकों में बहुत कुछ सुधार हुआ है। अंग्रेज़ों के शासन के खत्म होने के बाद बहुत कुछ सुधार यहाँ पर हुआ है। इट मूव फॉरवर्ड डिस्प्लेइंग रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। इसने आगे चल कर के बहुत सारे विकास किए हैं। किसमें? खेती बाड़ी में, किसानी में। ग्रीन रेवोल्यूशन आया, ठीक है, आपने ग्रीन रेवोल्यूशन पता ही है, फर्टिलाइजर्स का, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स का इस्तेमाल करना शुरू किया, जिसकी वजह से प्रोडक्शन दिन दुगना रात चौगुना बढ़ने लगा। मीन्स कि जहाँ पर आज अगर आप बूढ़े बुजुर्ग लोगों से पूछे तो हाँ बोलते थे कि अरे यार इतना प्रोडक्शन कभी नहीं हो। मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ और इसका ये मतलब है कि हाँ ये चीज़ें सत्य हैं, ठीक है। मेरे गाँव में भी एक बाबा थे, उनकी डेथ अभी रिसेंट 2-3 सालों में हुई है और उनके एज रही होगी आई थिंक सो अबाउट, जब उनकी डेथ हुई थी तब वो थे 98 के आसपास होंगे। तो उनने बताया था कि मतलब कि जितना प्रोडक्शन आप लोग देख रहे हो, उतना जब दे रहे हो, कि हमारे लोग के समय में कहें इतना गेहूँ होता ही नहीं था। कहें कि हमारे लोग के यहाँ गेहूँ खाने भर का नहीं होता था। हम लोग को फिर क्या करना पड़ता था, ज्वार बाजरा ये सब, इस सब की रोटी हम लोग खाते थे, क्योंकि गेहूँ खत्म हो जाता, साल भर चलता ही नहीं था। जब प्रोडक्शन ही नहीं था तो चलेगा कहाँ से साल भर। ये सब बताया प्रॉब्लम्स थी। लेकिन अभी जो है ये प्रोडक्शन बढ़ गई है, क्योंकि हमने टेक्नोलॉजी की मदद से डेवलपमेंट किया एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, उद्योग जगत में बहुत सारे सुधार हुए। देखिए यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ नए नए सेटअप होने लगी, टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री, आईटी हब बना हमारा बेंगलुरु, ठीक है। अब यूपी में आपको कुछ ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि यूपी के लोग आज भी वही पुरानी, हम ये ठाकुर हैं, हम ये इस पर्टिकुलर जात के, हम इस जात के, हम उस जात के, आज भी वही वही पुरानी विचारधारा में घूम रहे हैं। तो उसी तरह से है भी, ठीक है। डेवलपमेंट आपको देखने को नहीं मिल रहा है, कुछ खास डेवलपमेंट देखने को नहीं मिला। यहाँ पे लोग आकर के ये कह के वोट नहीं मांगते थे, हम ये करके हम डेवलपमेंट करेंगे। वो कहते हैं कि हम इस पर्टिकुलर जाति के हैं, हमको वोट दे दो, बस आदमी उसी में खुश हो जाता है, ठीक है। बहुत, इसमें कोई एक सिंगल पार्टी नहीं, सभी पार्टियाँ,
चाहे वो आप मायावती की बात कर लो, चाहे अखिलेश यादव, चाहे वो नरेंद्र मोदी, किसी भी बात करो, राहुल गांधी, कोई भी, ठीक है। राहुल गांधी भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कोशिश करते रहते हैं किसी तरह से जोड़ें, ठीक है। वो क्या कहते हैं, जातिवाद सोच को लेके आए, लेकिन आप समझिए आप लोग को सुधरना जरूरी, ठीक है। लेकिन तब भी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत सारे हुए, इंडस्ट्रीज में डेवलपमेंट हुई, टेक्नोलॉजी बदली, ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हुआ भारत में। इंडिया हैज़ ऑल्सो कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंट टू मेकिंग द वर्ल्ड हिस्ट्री। विश्व इतिहास को भी बनाने में भारत की बहुत बड़ी भूमिका रही। रीज़न आप देख सकते हैं, जिस समय हम लोग गुलाम थे, हम दूसरे देश के नीचे दबे हुए थे, दूसरे देशों के कमांड्स को मान रहे थे, उसके बावजूद भी हमने वर्ल्ड वॉर में पार्ट लिया था, हम वर्ल्ड वॉर में हिस्सा लिए थे, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हमने कहीं भी हमारा रोल नहीं है हमारी हिस्ट्री में, नहीं, हमारा रोल बहुत ज़्यादा है, हमने बहुत कुछ चेंजेस किए हैं और आज भी कर रहे हैं, ठीक है। आज भी आप नासा जैसे आप इतने डेवलप्ड, देखिए मैं इसको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको समझना चाहिए इंडिया इतना इम्पोर्टेंट क्यों, क्योंकि आपको खुद का देश, दूसरे पड़ोसी का नहीं, ठीक है। तो आप ये समझिए कि नासा जैसे इतने बड़े रिसर्च सेंटर में, ठीक है, बहुत सारे साइंटिस्ट आपके देश के रहते हैं, कोवैक्सीन जैसी वैक्सीन आपके देश में बनी, ठीक है। वो कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों का एफर्ट था, यहाँ लोगों का डेवलपमेंट था, तभी तो वो काम आया, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, लोकेशन की बात करते हैं। इंडिया इज़ वेस्ट कंट्री। देखिए इंडिया बहुत बड़ा देश नहीं, लेकिन बहुत फैला हुआ देश, ठीक है। जैसे रहते नहीं, आदमी कहते हैं अरे भाई वो बहुत फैले हुए, कोई मोटा होता है, थोड़ा सा हैवी वेटेड रहता है, या फिर उसके हाइट ज़्यादा होती है, तो कहते हैं बहुत फैले हुए हैं, ठीक है, लाइक मी एंड यू कैन से एवरीवन, ठीक है। तो वो जो है फैले हुए मतलब क्या है कि वो भले ही एरिया में बहुत ज़्यादा नहीं, ठीक है। जैसे भी उसको वो दूर से देखेगा तो ये कहता है अरे यार इनका हाइट बहुत कम, ठीक है। जब बगल में आता है तो पता चलता है वो खुद ही छोटा है जो कह रहा था, ठीक है। ये अमूमन जो पतले दुबले आदमी होते हैं उनको दूर से देखो तो कहता है बहुत हाइट होगी, और जब पास जाओ तो पता चलता है अरे नहीं ये तो हमसे छोटे हैं, ऐसा निकलता है, ठीक है। तो उसी तरह से इंडिया जो है एरिया वाइज बहुत बड़ा नहीं, इंडिया एरिया वाइज सेवन्थ में है ना, जहाँ तक सातवें स्थान पर। लेकिन वेस्ट मीन्स क्या कि फैला हुआ, बहुत फैला हुआ है भाई। देखो इधर आप वेस्ट बंगाल से लेकर के अरुणाचल प्रदेश से लेकर के जम्मू कश्मीर से लेकर केरल तक कितना दूर तक फैला हुआ है, ठीक है। एक्सटेंड कितना ज़्यादा है। द मेन लैंड एक्सटेंड बिटवीन 84 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ टू 36 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ठीक है। जो डैश है वो मिनट्स, ठीक है। तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक ये एक्सटेंड है लैटिट्यूडनल, और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड है 68.7 मिनट ईस्ट से लेकर के 97.25 मिनट ईस्ट तक। ये जो है आपका कौन सा है, ये है आपका, ये आपका हो गया लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड हो गया। फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एक इमेजिनरी लाइन है जो कि इंडिया को 2 इक्वल हाफ में डिवाइड करती है, ठीक है। अब आप ये समझ लीजिए एक जो हमारा एक आधा हिस्सा हमारा फ्रिजिड जोन साइड है और आधा हिस्सा हमारा टेम्परेट जोन साइड है। अगर यही केरला जो है, यही केरला अगर लैंड बाउंडेड होता, चारों तरफ से ज़मीन से घिरा होता, इंडियन ओशन ना होता, भगवान की अच्छी कृपा है कि वहाँ इंडियन ओशन है, तो वहाँ इतनी आग रहती कि वहाँ पे भी लोग साउथ अफ्रीका से और अच्छे होते, ठीक है। साउथ अफ्रीका में जैसे लोग पाए जाते हैं उसके एक लेवल और आगे बढ़ा दो, उस तरह से लोग यहाँ पे होते, केरला साइड होते। मैं उस टेम्परेचर की बात कर रहा हूँ, कितना ज़्यादा हाईएस्ट टेम्परेचर वहाँ होता है, ठीक है। चलिए मैं समझ रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ उसके कलर को लेकर क्योंकि मेरा कलर भी बहुत ज़्यादा, आई एम नॉट बिलोंग टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है, उनके साइड से नहीं है। बट मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि वहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है। क्यों? क्योंकि सी ब्रिज और लैंड ब्रिज ने वहाँ पे साउथ इंडियन साइड में जो आफ्टर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वहाँ पे टेम्परेचर बैलेंस करके रखा हुआ है, ठीक है। इसी वजह से मुंबई जैसे इलाकों में जूहू बीच में आप लोग घूमने जाते हो, ठीक है, हर आदमी का सपना, अरे यार एक बार कुछ हो चाहे ना हो, विदेश जा पाए चाहे ना जा पाए, एक बार मुंबई के जुहू बीच में जरूर जाएंगे, ठीक है, वहाँ जाएंगे थोड़ी देर, वहाँ पे क्या कहते हैं एंजॉय करना है, ये सपना रहता है। ताज होटल में जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग ना जाते, पर्यटक इतना ना आते, क्यों? क्योंकि वो आ रहे हैं। जैसे विदेशों से यहाँ पर्यटक क्यों आते हैं, आपको पता है क्यों आते हैं? रीज़न है यहाँ सस्ता पड़ता है,
ठीक है। ज़्यादातर लोग थाईलैंड क्यों जाते हैं यहाँ से, थाईलैंड क्यों जाते हैं, रीज़न यही है, सस्ता पड़ता है। भारत वालों के लिए थाईलैंड सस्ता है, नेपाल जाना सस्ता पड़ता है, ना वीज़ा लेना है ना कुछ, ऑन अराइवल वीज़ा मिल जाता है, फटाफट जाओ घूम के चले आओ, ठीक है। नाम भी हो गया, कहाँ गए थे, विदेश गए थे, कहाँ गए थे, नेपाल गए थे। उसके बाद आप भूटान जा सकते हो, ऑन अराइवल वीज़ा, वहाँ भी सस्ता है भाई, यहाँ भी सस्ता है। देखने क्या है, कुछ नहीं, पहाड़ी वहाड़ी देख लेंगे, 2-4 फोटो शूट करा लेंगे। कहाँ गए थे, वो क्या था, दूसरे कंट्री गए थे, विदेश गए थे, ट्रिप था, अरे बाप रे। फिर लास्टली जब क्वेश्चन हुआ कि कहाँ गए थे, तो भूटान गए थे। फिर ऐसे ऐसे कहेंगे, ऐसे सीधे नहीं बताएंगे भूटान गए थे। क्यों, क्योंकि देखिए हमारे लिए सस्ता पड़ता है। जैसे इंडिया में बहुत सारे फॉरेनर्स आते हैं, इसका देखिए एक तो है, एक इम्पैक्ट है, क्योंकि इंडिया में बहुत बहुत ज़्यादा आपके कहते हैं बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स पाए जाते हैं, जैसे ताजमहल है, कुतुब मीनार, बहुत सारे हैं, ठीक है। अब फतेहपुर सीकरी में आपने अकबर ने पूरा एक जिला बसा दिया था, बहुत कुछ बना भी हुआ है जिसको देखने लोग आते हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो और देशों कंपेरिजन में सस्ता भी है, ठीक है। अगर एक व्यक्ति को अगर जाकर के अमेरिका जाकर के घूम कर आना हो तो कम से कम 2 से 4 लाख 5 लाख रुपए एक अकेले व्यक्ति के लग जाएंगे, ठीक है। उतने में हम लोग पूरा नेपाल घूम लेंगे, ठीक है। नेपाल का एक कोना नहीं बचेगा जो हम ना गए हों, ठीक है। क्योंकि भाई देखिए हम लोग अपने व्हीकल भी ले जा सकते हैं, व्हीकल पास भी मिल जाएगा, ठीक है। तो सीधी सी बात है, तेल डलाने की जरूरत है, खर्चा कोई है ही नहीं, कौन सा हमें प्लेन से जाना है, क्लियर। तो समझ सकते हो। उसी तरह से क्या है, आगे बात करते हैं टॉपिक ऑफ कैंसर जो है इमेजिने। अब मैं ये बता रहा था कि ये टॉपिक ऑफ कैंसर के बाद जो है वो टेम्परेट जोन में है, लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ ठंडा किस वजह से है, क्योंकि आपका जो है जो ओशन से सराउंडेड है उससे क्या है, वो सी ब्रिज और लैंड ब्रिज टेम्परेचर बैलेंस कर देता है, इस वजह से प्रॉब्लम नहीं आती। फिर टॉपिक ऑफ कैंसर लगभग एग्जैक्टली नहीं, लगभग भारत को 2 बराबर हिस्सों में विभाजित कर देता है। टू द साउथ ईस्ट एंड द साउथ वेस्ट ऑफ द मेन लैंड लाई द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड द लक्षद्वीप आइलैंड। अब 2 आइलैंड हैं जो कि कहाँ पे हैं, भारत में, वो भी एक पर्यटक स्थल की तरह ही है। भारत से लोग वहाँ घूमने जाते हैं, ठीक है, उन आइलैंड से घूमने जाते हैं। अंडमान निकोबार आइलैंड, वहाँ पे तो बहुत सारे होटल्स भी हैं, और लक्षद्वीप आइलैंड्स में बहुत सारी होटल्स तो नहीं हैं, बट वहाँ पर नेचर को बचा के रखा गया, नेचर को प्रिजर्व करके रखा गया। वहाँ बहुत सारे प्लांट्स आपको मिलेंगे, फ्लावर्स मिलेंगे, और बहुत सारी फिशेस देखने को मिलेंगी, बहुत कुछ है वहाँ देखने के लिए, और लोग जाते भी हैं, ठीक है। तो ये 2 आइलैंड्स किसके पास है, भारत के पास, ठीक है। फिर अरबिक ओशन, अच्छा ठीक है, एक बे ऑफ बंगाल में है, और क्या है, एक अरबिक ओशन में, अरेबियन सी में है, ठीक, ओके। फिर फाइंड आउट द एक्सटेंट ऑफ दीज ग्रुप ऑफ आइलैंड फ्रॉम योर एटलस। अब ये कह रहे हैं कि ये आइलैंड के कितना एक्सटेंट है, आप एटलस से देखो, एटलस आपके पास है तो अगर आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, डू यू नो, क्या आपको पता है, द साउदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडियन यूनियन, इंदिरा पॉइंट, गॉट सबमर्ज ड्यूरिंग द सी वाटर इन 2004 ड्यूरिंग द सुनामी। जो सबसे किनारे वाला समय है, सबसे किनारे, ठीक है, इंडिया में जो सबसे लास्ट पॉइंट है किसका, साउदर्न पोस्ट का, जिसे बोला गया इंदिरा पॉइंट बोला गया, वो डूब गया था पानी में जब बाढ़ आई थी। अभी देखिए बाढ़ की बात ही कर रहे हैं, नेपाल में क्या तबाही हो रही है, ठीक है। नेपाल सस्ता पड़ता है तो लोग जाते हैं घूमने, तो पानी ने कहा कि हम क्यों रह जाएं, सस्ते में हम भी निपट लेते हैं, हम भी अपना टूरिज़्म कर लेंगे, टूरिज़्म कर करके पूरा तबाह कर दिए हैं, ठीक है। उसके बाद फिर अभी नेपाल के बाद अगला नंबर हमारे बिहार का है, लास्ट टाइम की तरह फिर बिहार के लोग फिर उसमें नाव का सफ़र करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। ये भले सुनने में बड़ा आसान लगता है और मैं कह भी दे रहा हूँ उतनी आसानी से, बट जिनको सफ़र करना पड़ता है उनकी हालत बहुत ख़राब रहती है। अब सोचो आपको 10 मिनट की बारिश होती है और पूरा पानी अगर भर जाता है, 5 मिनट के लिए पानी भर जाता है, सब कॉकरोच वॉकरोच हो सबका डिनर टाइम हो जाता है, सब बाहर निकल आते हैं, ठीक है, और कितना गंदगी फैल जाती है। और उनका सोचो कि वो पूरी गंदगी को कम से कम हफ्तों महीनों झेलते हैं, ठीक है। और उसमें कहीं ना कहीं सिस्टम का भी फेलियर है, क्योंकि हम लगातार जहाँ पर पूरा विश्व जो है धीरे धीरे बांध कम कर रहा है, हम और बांध बना रहे हैं। बांध का क्या दिक्कत होता है कि जैसे पानी है, फ्लो है, बह जा रहा है, तो दिक्कत नहीं करेगा। अगर आप रोके हुए हैं और जो फोर्स लगा के उसे तोड़ के बहेगा तो ज़्यादा तबाही लाएगा, ठीक है। चलिए, बट हमारी प्रॉब्लम भी ये है कि हमें इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए, तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए कहीं ना कहीं हमारे पास एक ही ऑप्शन है, हाइड्रो पावर प्लांट्स बनाना। दैट्स वाई डैम भी बन रहे हैं।
चलिए, बहुत सारी विविधताएं हैं, उनको बाद में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं साइज का। द लैंड मास ऑफ द इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। हमारे पास ज़मीन लगभग 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। इंडिया टोटल एरिया अकाउंट्स ऑफ 2.4% ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। पूरे विश्व का सिर्फ 2.4% जो हिस्सा है वो हमारे पास है। फ्रॉम फिगर 1.2 इट इज़ क्लियर, 1.2 फिगर को आप देखें तो हमें साफ हो जाएगा दैट इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। 7वां सबसे बड़ा देश है हमारे विश्व का। इंडिया हैज़ बाउंड्री ऑफ 15,200 किलोमीटर एंड टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन मेन लैंड्स इंक्लूडिंग द अंडमान एंड निकोबार इज 7,516.6 किलोमीटर्स। आप सोचो, सिर्फ हमारे बाउंड्री अलग अलग देशों के साथ है। उसमें तिब्बत है, तिब्बत तो ख़त्म ही हो गया, चाइना ने ऑक्युपाई कर लिया, लेकिन हमारा कभी चाइना के साथ कोई भी बॉर्डर नहीं शेयर करते थे। हमारा जो भी बॉर्डर शेयर करते थे हम तिब्बत के साथ शेयर करते थे। अब तिब्बत ने कब्जा चाइना ने कर लिया तो अब चाइना के साथ हम बॉर्डर शेयर करते हैं एग्जैक्टली। बट हमारे म्यांमार है, चाइना है, नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, ऐसे कई सारे देश हैं जिनके साथ हम बॉर्डर शेयर करते हैं। और वो लगभग है 15,200 किलोमीटर। और एक बात ये जान लीजिए, ये प्लेन एरिया में नहीं है कि आप आसानी से वहाँ पे आप बाउंड्रीज बना सकते हैं। सियाचिन जैसे ग्लेशियर्स भी इनमें आते हैं, सियाचिन जैसे पहाड़ियाँ भी इसमें आती हैं जहाँ पे इतनी बर्फबारी होती है। तो इट इज़ वेरी टफ जॉब फॉर आवर सोल्जर्स। हमें हमेशा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अब वो जो क्रूएल हैं, जो ख़राब हैं, जो गलत काम करते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो लोग इसमें काम कर रहे हैं उनको रिस्पेक्ट करनी चाहिए। जो कि इतने ज़्यादा हम लोग सोल्जर्स रिक्रूट भी नहीं किए हैं, उसके बावजूद भी 15,200 किलोमीटर की रक्षा कर रहे हैं। हमारे जो सैनिक हैं वो बहुत बड़ा, बहुत ब्रेवरी वाला वर्क कर रहे हैं, क्योंकि ये प्लेन एरियाज में एग्जैक्टली नहीं है, सब पहाड़ियों की स्ट्रिप्स में है। क्लियर। फिर नेक्स्ट बात करते हैं। फिर उसके बाद कोस्टल एरियाज, वहाँ से एक बार 26/11 का अटैक आया था, वहाँ पे भी हमें प्रोटेक्ट करना ही पड़ता है। 26/11 अपना अटैक देखा ही था, किस तरह से कितनी क्रूएल्टी हुई थी, लोगों को गोलियों से भूंज दिया गया था। तो लगभग हमारे पास जो है ओशन के अगल बगल में कितना है, ओशन सी के बगल में कितना है, 7,516.6 किलोमीटर। ठीक है। अब एक बात जान लीजिए, हमेशा हमारे देश में विवाद जो होता है बॉर्डर से रिलेटेड, वो होता है नदर्न हेमिस्फीयर में, ना कि सदर्न हेमिस्फीयर में। रीज़न ये है क्योंकि सदर्न हेमिस्फीयर इज सराउंडेड बाय वाटर, दैट्स वाई वहाँ पे प्रॉब्लम ज़्यादा हमें आकर नहीं करती हो। मैक्सिमम प्रॉब्लम्स हमें कहाँ से मिलती हैं, ऊपर के साइड से मिलती रहती हैं। कभी पाकिस्तान से दिक्कत होती रहती है, कभी चाइना से, कभी नेपाल गुस्सा आ जाता है क्योंकि उसको लगता है कि नहीं नहीं, चाइना इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। ठीक है। इंडिया इज़ एनिमी, तो वो नोटंकी करने लगता है। ठीक है। कभी श्रीलंका, ठीक है, श्रीलंका भी कई बार बवाल करता है कि हम पोर्ट दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ठीक है। तो आप ये एक्सटेंट के साथ साथ बहुत सारे नेशंस भी जिनके साथ हम जुड़े हुए हैं। फिर एक्सटेंट क्लियर हो गया आप लोगों को, कितना एरिया, कितना एक्सटेंट, इज दैट क्लियर? यस सर। इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंगफुल माउंटेन इन द नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट साइड में यंगफुल माउंटेन, हिमालय, जो कि नेपाल में भी कुछ हिस्सा है, यहाँ पे भी माउंट एवरेस्ट तो नेपाल में ही है। ठीक है। नॉर्थ और वेस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट, ये सब पूरा हिमालय की पहाड़ियों से घिरा हुआ है। साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड इट बिगिंस विद टेपर्स एंड एक्सटेंड टूवर्ड्स द इंडियन ओशन dividing into two sea, the Arabian Sea on the west and the Bay of Bengal in the east। फिर क्या है, छोटी छोटी आपको हल्का हल्का देखिए, अब पतली सी जैसे मेड़ी नहीं दिखती है, आपने कभी ध्यान दिया होगा, जो एक वेस्ट बंगाल को और क्या कहते हैं इंडिया को जोड़ने का काम करता है। तो एक छोटा सा, अगर आप मैप में एग्जैक्टली देखें तो मेड़ लगी हुई, खेतों में नहीं जाते कि मेड़ है, उसी तरह से हल्का सा स्ट्रिप है। उसके बाद जाके फिर वो जाकर के अरेबिक ओशन में एक साइड जाके मिल जाता है, एक साइड जाके इन बे ऑफ बंगाल। क्लियर? यस सर। जी। उसके बाद बात करते हैं, लुक एट द फिगर 1.3 एंड नोट दैट द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द मेन लैंड इज अबाउट 30 डिग्री। आप 1.3 फिगर देखिए और ध्यान दीजिए कि जो हमारा लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है मेन लैंड का, वो लगभग 30 डिग्री है।
डिस्पाइट दिस फैक्ट, इस फैक्ट को, इस अगर इस मुद्दे को, इस पॉइंट को छोड़ भी दें, द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट अपीयर्स द स्मॉलर देन द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट। ईस्ट वेस्ट का जो एक्सटेंट है वो हमें छोटा दिखता है एज कंपेरिजन टू द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट। फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश, गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक देयर वर अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स। ठीक है, अगर मान लीजिए गुजरात में 8 बज रहे हैं तो अरुणाचल प्रदेश में कितने बज जाएंगे, 10 बज जाएंगे। ठीक है, या अगर ठीक है, उसमें क्या डिफरेंस पाया जाता है, 1 मिनट, ईस्टर्न साइड ईस्टर्न साइड ईस्टर्न साइड ईस्टर्न, ओके ठीक है, ओके। तो डिफरेंस रहता है 2 घंटे का लगभग टाइम का डिफरेंस रहता है। और जो हमारा, इसीलिए हमने एक प्राइम मेरिडियन बना दिया है, एक टाइम जोन बना दिया है, जो कि कहाँ से पास होता है, मिर्ज़ापुर से, उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से एक टाइम मेरिडियन पास करता है। इट इज़ टेकन एज ए स्टैंडर्ड टाइम ऑफ द होल कंट्री, और उसको स्टैंडर्ड टाइम माना गया है पूरे देश भर का। अच्छा, ऐसा क्यों किया गया है, अलग अलग टाइम क्यों नहीं कर सकते थे? उसका रीज़न ये था कि अब पता चला कि ट्रेन का डिपार्चर, ट्रेन पूरे देश भर में चलती है, बसेस का डिपार्चर, प्लेन्स का डिपार्चर, हर एक चीज़ का समय अलग अलग होता। ठीक है, हमें पता ही नहीं चलता। हम लोग क्या देखते कि भैया ट्रेन जो है अरुणाचल प्रदेश वाले 6 बजने पे निकलेगी और गुजरात वाले 10 बजने पे पहुंचेगी, ऐसा करेंगे? ठीक है, ऐसा तो हम कंपैरिजन करेंगे नहीं, पॉसिबल ही नहीं है, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए एक सिंगल टाइम रखा गया है। द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंस द ड्यूरेशन ऑफ अ डे एंड नाइट एज मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। साउथ से नॉर्थ साइड जैसे हम घूमते हैं, और उससे क्या है, डे और नाइट के बीच में डिफरेंसेस घटते या बढ़ते दिखाई पड़ते हैं। क्लियर? यस हेलो, सर। समझ में आया सभी लोगों को? यस सर। चलिए देखते हैं, अगर आज ये हो जाता है तो चैप्टर ही एक्सटेंड कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। चलिए, इंडिया एंड द वर्ल्ड। द इंडियन लैंड मास हैज़ अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। इंडिया की जो ज़मीन है वो कहाँ है, सेंट्रल ईस्ट और वेस्ट एशिया के बीचों बीच में है। इंडिया इज साउथ वर्ड एक्सटेंशन ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट। साउथ साइड में जो एक्सटेंड हुआ है, जो बढ़ा हुआ है आपका एशियन कॉन्टिनेंट, उसमें इंडिया है। द ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स विच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड कंट्रीज ऑफ ईस्ट एशिया। और जो ये ओशियंस हैं वो क्या है, ईस्ट एशिया को वेस्टर्न कंट्रीज से जोड़ती हैं। हम कहते नहीं वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न कल्चर क्या है, वो अंग्रेज हमारे यहाँ आए थे, वो किस साइड से आए थे, वेस्टर्न हेमिस्फीयर से आए थे, इसलिए हम क्या बोलते हैं, वेस्टर्न कल्चर बोलते हैं। तो हमारा जो ईस्ट एशिया को और वेस्ट में जो हमारा है वेस्टर्न कंट्रीज को जोड़ने का, दोनों का काम करता है हमारी ओशंस। ठीक है, ईस्ट एशिया एंड प्रोवाइड्स द स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया। इसीलिए कहीं ना कहीं रणनीतिक रूप में एक बहुत मुख्य जगह पर भारत उपलब्ध है। नोट दैट द डेक्कन पेनिसुला protrudes into Indian Ocean, thus helping the India to establish the close contact with West Asia and Africa and Europe to the western coast and southern and eastern Asia of the eastern coast। क्या देखिए, हमारा जो एक्सटेंट इतना हम फैले हुए हैं, फैले होने पे फ़ायदा भी हो जाता है। ठीक है, जो नॉर्दर्न साइड में फैले हुए हैं तो उससे क्या है, वो जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनसे हम कनेक्टेड हो रहे हैं। ठीक है, उनके बीच में हमारे ताल्लुकात हो पा रहे हैं। हम जो सदर्न साइड में फैले हुए हैं तो वहाँ से जो ओशियन ट्रिप्स हो रही हैं, ओशियन के थ्रू जो सामान जा रहा है, आ रहा है, उसमें भी हमारा इंटरफेरेंस है, वहाँ पे भी हम इंटरफेयर कर रहे हैं। क्लियर? Since the opening of यस Suez Canal in 1869, India's distance from Europe reduced by 7,000 किलोमीटर। स्विच कैनाल एक मैन मेड आर्टिफिशियल कैनाल है, इतना बड़ा कैनाल इसे बनाया गया है। कैनाल नहर को कहते हैं। ठीक है, अमूमन यहाँ भारत देश के अगर नहर में हम लोग अगर किसी नाव को, छोटी सी नाव को लेके जाएंगे, हो सकता है एक बार वो डूब जाए, लेकिन स्विच कैनाल इतना बड़ा और इतना गहरा कैनाल बनाया गया था जो कि 7,000 किलोमीटर की दूरी कम कर देता है यूरोपियन कंट्रीज़ और भारत के बीच में। ठीक है, एक आपको भी रिसेंट इंसिडेंट याद होगा, कुछ समय पहले तक न्यूज़ में चल रहा था कि स्विच कैनाल में एक बोट फंस गई है, सामान से लदी हुई बोट फंस गई है, और उसकी वजह से कई सारे देशों को सामान की आपूर्तियाँ नहीं हो पा रही थी, दिक्कतें हो रही थी। क्लियर? चलिए, इंडियाज कॉन्टैक्ट विद द वर्ल्ड हैव कंटिन्यूड थ्रू द एजेस, बट हर रिलेशनशिप थ्रू द लैंड रूट्स आर मच ओल्डर देन हर मैरीटाइम कॉन्टैक्ट। क्या है, इंडिया का जो कॉन्टैक्ट है विश्व के साथ बहुत पुराने हैं, लेकिन उसके जो ज़मीन के द्वारा जो बने हुए रूट्स हैं, रास्ते हैं जिसके द्वारा ट्रेड होता था,
वो बहुत और ज़्यादा पुराने हैं एज़ कंपेरिजन टू द मैराटाइम कॉन्टैक्ट, जो समुद्रों के थ्रू व्यापार होता है। द वेरियस पासेस अक्रॉस द माउंटेन। देखिए ओशन इंपॉर्टेंट इसलिए है, अब एग्जांपल ले लीजिए, आपका जो प्लेन है उसमें ईंधन बहुत ज़्यादा लगेगा, उसके बाद हम उसमें ज़्यादा वजन नहीं कर सकते, जितना ज़्यादा वजन करेंगे उतना ज़्यादा वो नीचे उड़ेगा, क्लियर, और उतना हमारे लिए खतरे की घंटी रहेगी, हो सकता है कोई बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। डेट्स वाई हमारे पास जो है ज़्यादा गुड्स को ट्रांसफ़र करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए सबसे अच्छा रास्ता है वो कौन है? शिप्स, ठीक है, जो हज़ारों टन जो है सामान एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, ठीक है। जो आप सामान मंगाते हो, जो विदेशों से सामान आते हैं, मैक्सिमम जो है वो उसी से आते हैं। जैसे आप बहुत सारी चीज़ें आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हो और हर एक चीज़ आपके देश में नहीं बनती, बहुत सारी चीज़ें बाहर के देश से बन के यहाँ आती हैं, क्लियर। तो वो सब भी जो है किससे आती हैं? ये सब शिप से आती हैं, क्योंकि वो जो है ईजी पड़ता है, ठीक है, आसान भी रहता है और सस्ता भी रहता है, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं द वेरियस passes across the mountain in the north have provided the passages to the ancient travelers, while the ocean restricted such interaction for a long time. कई सारे रास्ते बनाए गए थे वो माउंटेन्स के थ्रू, उसी की वजह से आगे मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गजनी जैसे लोग यहाँ पे आके अटैक किए, लूटे पाटे गए, फिर इसके बाद इस तरह की चीज़ें हुई, लेकिन ये ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाया, क्योंकि जैसे ही ओशंस का यूज़ करना हम लोगों ने सीखा, हमने इन रूट्स को इस्तेमाल करना ज़्यादा से ज़्यादा बंद कर दिया। दीज रूट हैव कंट्रीब्यूटेड इन द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ एंड कम्युनिटीज सिंस द एंशियंट टाइम। लेकिन ये जो है बहुत पुराने पौराणिक समयों से, उपासन निषाद, रामायण, ये सब जो पंचतंत्र, इस डेसिमल, इंडियन न्यूमेरिकल, ये सब चीज़ें जो आज ट्रांसफ़र की गई पूरे विश्व में, इनको ट्रांसफर विचारों के आदान प्रदान में ये रास्ते बहुत महत्वपूर्ण थे, बहुत मददगारी थे। द स्पाइसेस, मसाले, मुस्लिन एंड ऑल, देखिए क्या है, यहाँ के मसाले पूरे विश्व में फेमस थे, यूरोपियन कंट्रीज तक जाके यहाँ मसाले बिकते थे, ठीक है, यहाँ के कपड़े बिकते थे, ठीक है। ऑन द अदर हैंड द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रीक स्कल्पचर्स एंड आर्किटेक्चर स्टाइल ऑफ डोम एंड मिनिएचर्स वेस्ट एशिया कैन बी सीन इन द डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री। और बहुत कुछ इम्पैक्ट जो देखा गया वेस्टर्न एशियन कंट्रीज़ का क्या है, चाहे वो डोम हो या वहाँ के आर्ट्स हैं, क्राफ्ट्स हैं, उन सबको जो है भारत में भी देखा गया है, वहाँ पे भी जगह दी गई, ठीक है। इंडियन नाइबर्स की बात करें तो इंडिया के नाइबर्स के नाम इसको हम एग्जैक्टली पढ़ देते हैं, ठीक है। इंडियन नाइबर्स में इंडियन इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी इन साउथ एशिया, साउथ एशिया में बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक पोजीशन पे है भारत, बहुत ही महत्वपूर्ण पोजीशन पे है। वीडियो ऑफ है आपका युवराज। इंडिया हैज़ 29 स्टेट एंड 7 यूनियन टेरिटरीज, 29 स्टेट हैं, 7 यूनियन टेरिटरीज हैं, अब उसमें कुछ चेंजेस हुए हैं रिसेंटली, ठीक है। इंडिया शेयर्स इट्स लैंड बाउंड्रीज विद पाकिस्तान, अफगानिस्तान, और नॉर्थ वेस्ट में चाइना, ब्रैकेट में तिब्बत इसीलिए लिखा है क्योंकि पहले तिब्बत था, बाद में चाइना ने कब्जा कर लिया था, ठीक है। नेपाल, भूटान और इस तरह म्यांमार, बांग्लादेश, इन सभी देशों के साथ हम क्या है बॉर्डर शेयर करते हैं। दो आइलैंड कंट्री हैं जिनके साथ हम क्या कहते हैं बॉर्डर शेयर करते हैं, वो हैं श्रीलंका और मालदीव्स। मालदीव और श्रीलंका दोनों आइलैंड कंट्री हैं। देखिए मालदीव ये दिख रहा है, ये देखिए आइलैंड छोटे छोटे, श्रीलंका से भी छोटे, और श्रीलंका ये दिख रहा है, ये दो आइलैंड कंट्री है जो हमारे पड़ोसी हैं, ठीक है। श्रीलंका इज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाई अ नैरो चैनल ऑफ सी, पाल्क स्ट्रेट एंड द गल्फ ऑफ म्यांमार, वाइल द मालदीव्स आइलैंड आर सिचुएटेड इन द साउथ ऑफ द लक्षद्वीप। मालदीव आइलैंड है लक्षद्वीप के बगल में है और श्रीलंका के बीच में है, और हमारे बीच में गैप है विद द हेल्प ऑफ अ कैनाल, ठीक है। इंडिया हैज़ अ स्ट्रॉन्ग जोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल लिंक्स विथ हर नाइबर्स। इन भारत के बहुत मजबूत रिश्ते रहे हैं और ऐतिहासिक रूप से भी जुड़ा हुआ है अपने पड़ोसियों के साथ। लुक एट द फिजिकल मैप ऑफ इंडिया इन योर एटलस, नोट हाउ इंडिया स्टैंड्स अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ एशिया। और आप एटलस में फिजिकल मैप देखिए और आपको देखने को मिलेगा फिजिकल और पॉलिटिकल मैप के बीच में डिफरेंस क्या है, आपको पता है? प्लीज़ अगर किसी को पता हो तो जल्दी बताएं। सर किसके बीच में डिफरेंस? फिजिकल और पॉलिटिकल मैप के बीच में। सब पॉलिटिकल मैप में सर स्टेट का भी सर पूरा डिवीजन दिखता है, सर फिजिकल मैप में सिर्फ कंट्री का। हाँ,
पॉलिटिकल मैप है वो मैप है जिसमें हमने जो चेंजेस किए हैं, जैसे कि अब इंडिया में इतने स्टेट्स बने हुए हैं, ठीक है। अब उत्तर प्रदेश नाम का स्टेट है, लेकिन अगर आप जाकर के मैप में देखोगे अब, या आप वर्ल्ड मैप देखो, फिजिकल वर्ल्ड मैप में देखो, कहीं पे कोई बाउंड्री दिखाई पड़ रही है, लेकिन हमने अपने राजनीतिक दौर में कई छोटे छोटे भाग कर दिए हैं, जिले बना दिए हैं, ठीक है, राज्य बना दिए हैं। आपके राज्य के भी अंदर देखोगे जिले बने होंगे, किसी जिले के अंदर देखो उसमें गांव बने होंगे, ठीक है। इस तरह बहुत सारे डिवीजन हमने किए हैं, वो हमारे द्वारा बनाए गए डिवीजन से काम करने के लिए। फिजिकल मैप की जब हम बात करते हैं इंडिया की, तो सिर्फ इंडिया का मैप दिखाई पड़ता है, उसमें कोई भी इंटरनल डिवीजन्स नहीं दिखाई पड़ते। वर्ल्ड मैप की बात करते हैं फिजिकल, तो पूरा विश्व दिखाई पड़ता है। पॉलिटिकल वर्ल्ड मैप की बात करें तो उसमें अलग अलग कंट्रीज आइडेंटिफाइड रहती हैं, वो मार्क्ड रहती हैं। क्लियर। नेक्स्ट यहाँ पे डू यू नो एक क्वेश्चन दिया है, चैप्टर तो वैसे भी खत्म हो गया है। बिफोर 1947, 1947 से पहले, देयर वर 2 टाइप्स ऑफ स्टेट इन इंडिया। 2 तरह के स्टेट थे भारत में, द प्रोविजंस एंड द प्रिंसली स्टेट। प्रोविजन वो राज्य थे, और प्रिंसली स्टेट वो स्टेट्स थे जिनको अंग्रेजों ने विद द हेल्प ऑफ ट्रीटी अपने साथ जोड़ा था, ना कि उन पे कब्जा किया था, ठीक है। तो उनको क्या बोला गया, प्रिंसली स्टेट। प्रोविजंस वेर रूल डायरेक्टली बाय द ब्रिटिश ऑफिसर। प्रोविजंस के ऊपर राज करने का डायरेक्टली अधिकार था किनके पास, ब्रिटिश के पास। हु आर अपॉइंटेड बाय द वॉइसरॉय, जो कि वॉइसरॉय अपॉइंट करे जिनको, वही राज करते थे। प्रिंसली स्टेट्स वेर रूल बाय द लोकल हेरिडेटरी रूलर्स, और प्रिंसली स्टेट पे शासन करने का वहाँ के लोकल शासक करते थे, हु एक्नॉलेज सोवरेंटी इन रिटर्न ऑफ लोकल एटोनॉमी, ठीक है। और उसके अवज में वो कुछ टैक्सेस पे करते थे, किसको, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। डू यू नो, क्या आपको पता है, स्कूल भवन इज अ पोर्टल प्रोवाइडिंग मैप बेस्ड लर्निंग टू ब्रिंग अवेयरनेस अमंग द स्कूल अबाउट द कंट्रीज नेचुरल रिसोर्सेज। स्कूल भवन एक पोर्टल है, आपका ऑनलाइन पोर्टल है, वो क्या करता है, आपको मैप प्रोवाइड कराता है, इसमें बाकायदे इसमें लिंक भी दिया हुआ है, जो कि आपको ज़्यादा अवेयर करता है किसके बारे में, नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में जो आपके भारत में प्रेजेंट है, ठीक है। आप जाकर के उसको चेकआउट कर सकते हैं। नीचे मैप जो ये लिंक दिया हुआ है, देखिए ये हमने टच किया तो लिंक भी ओपन करने की बात कर रहा है, ठीक है। ये देखिए क्या लिखा है, बगल में लिख के आ रहा है ना, http://भुवन करके ऐप करके लिखा रहा है, आप देख सकते हैं। इसके साथ ये चैप्टर ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर ज्योग्राफी का हम स्टार्ट करेंगे आज सैटरडे, क्या फ्राइडे, ठीक है। कल नहीं स्टार्ट कर पाएंगे क्योंकि कल आपका क्लास नहीं रहेगा। संडे को स्टार्ट करते हैं, मंडे को स्टार्ट करते हैं, संडे को डाउट सेशन रहेगा, और हो सकता है कि अगले वीक ही जो है ज्योग्राफी ख़त्म हो जाएगा। 1-2 दिन का कुछ रखेंगे, डाउट सेशन का टाइप का रखेंगे, उसके बाद आपका कोर्स कंप्लीट हो गया है। लगभग 2 चैप्टर सबके हो जाएंगे, 2 चैप्टर नहीं, हिस्ट्री बाकी रहेगा ना इसके, ज्योग्राफी के बाद 1 चैप्टर हिस्ट्री। हाँ ठीक है, तो कोई डाउट सेशन नहीं रहेगा, पहले ये चैप्टर एक और कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हिस्ट्री करेंगे, ठीक है। तो कुल मिला के आपके 8 चैप्टर हो जाएंगे इस हिस्ट्री में। 4 सब्जेक्ट हैं, 2 चैप्टर सबसे हो जाएंगे, तो 8 चैप्टर हो जाएंगे हिस्ट्री कंप्लीट होने के बाद। उसके बाद फिर हम मैथ का गुणगान करेंगे और उसको पढ़ेंगे, ठीक है। देखेंगे अगर क्या कहते हैं, 2 तरीके हैं हमारे पास, पैड अवेलेबल है, अगर हम पैड से हम लिख पाएंगे, हमारा हाथ चलेगा, हाथ कांपेगा नहीं, क्योंकि हमने कभी पैड का इस्तेमाल नहीं किया है, पेन का इस्तेमाल किया है, पेन कॉपी का। अगर यहाँ पे चल जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर वहाँ जा कर के बोर्ड में हम करेंगे ट्राई। 2 में से कोई एक जो भी सही रहेगा, लाइव क्लास ही रखी जाएगी, ये याद रखिएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। और प्लीज़ जो डाउट रहा करें आप भेज दिया करें, और हो अगर अभी तो आप पूछ सकते हैं। नहीं है तो फिर हम रखते हैं। गुड बाय एवरीवन। और युवराज, आपका जो है अगर इंटरनेट कनेक्शन हो गया है तो इसको यूटिलाइज़ करो कुछ चीज़ें सीखने में। मैं सभी से कह रहा हूँ, जितने लोग भी इंटरनेट यूज़ करते हो, यूटिलाइज़ करो सीखने में, जैसे कि टाइपिंग सीख सकते हो, एक्सेल में कैसे क्या कहते हैं, एक्सेल अगर आपके पास लैपटॉप है तो एक्सेल में कैसे हम अलग अलग डेटा नोट कर सकते हैं, वर्ड पैड में हम कैसे प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अगर ये सब सीखे रहोगे तो अलग से बैठ के सीखना नहीं पड़ेगा, ये आपका ही फ़ायदा रहेगा। टाइम आपके पास है, इस वक्त स्कूल नहीं जाना पड़ता है, तो आप अगर इंटरनेट है आपके पास तो उसका अच्छे में यूज करो, कोई और चीज़ अच्छी देखो जिसमें आप कुछ सीख रहे हो। नहीं कुछ सीख पा रहे हो, अगर आपको लगता है कि दुनिया में कुछ बचा ही नहीं जो आपको नहीं आता, सब कुछ आता है आपको, तो डिफरेंट टाइप ऑफ लैंग्वेज सीख डालो, ठीक है। कभी ना कभी तो काम आएगा ना। मान लो आपको भगवान
आपकी भगवान आपके ऊपर विशेष कृपा किए हैं, आपके विदेश में कहीं नौकरी लग जाए, ठीक है, किसी ऐसी सिचुएशन फंस जाओ, आपको लैंग्वेज नहीं आ रही, तो ऐसे पढ़े रहोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो अपने समय का यूटिलाइज करो, अगर इंटरनेट है आपके पास तो उसका यूज़ ऐसी जगह पे करो जो आपके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और प्लीज़ आप कोई भी डाउट है तो बिना किसी हिचक के कांटेक्ट किया करें। थैंक यू, गुड बाय। बाय सर। बाय बेटा।